बड़े मशहूर फिलोसफर ऑथर है, उन्होंने किताब लिखी है ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस। ये जो किताब है, ये सादा लफ्जों के अंदर वो थ्योरी बयान करती है, वो बात साबित करती है जिस बात से हमें चिढ़ थी आज तक, वो बात जो आसमा जहांगीर ने भी की और कई और पाकिस्तानी मुफक्करीन ने की, और उनको पाकिस्तान में अछूत करार दे दिया गया, उनकी जिंदगी अजाब बना दी गई, उनको ट्रोलिंग कर कर के जो है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सेल्स ने कहीं का नहीं छोड़ा, उनकी जिंदगी को अजाब बना दिया। उन्होंने कहा कि फौजी जर्नैल डफर होते हैं, और ये किताब सादा लफ्जों में साबित करती है कि पाकिस्तान के मौजूदा फौजी हुक्मरान वाकई डफर हैं। ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नॉर्मन डिक्सन की यह किताब जरूर पढ़ें। अजीजा ने मन, बात यह है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि हमेशा से एक खुफिया कुव्वत कंट्रोल कर रही है, और उस खुफिया कुव्वत को जो है आईएसआई कहा जाता है, और पाकिस्तान की दाखिली सियासत को कंट्रोल करने के लिए आईएसआई का सबसे बड़ा विंग, आईएसआई इंटरनल विंग, सी विंग भी जिसको कहते हैं, मतलब डीजीसी जिसका हेड होता है आजकल डर्टी हैरी, मेजर जनरल फैसल नसीर उसका हेड है, वो अपने सेक्टर कमांडर्स के जरिए चारों सूबों में जो सेक्टर कमांडर्स होते हैं, जिस तरह सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां पे ब्रिगेडियर राशिद नसीर और लूसी उसके कोर्समेट्स उसको कहते हैं, वो वहां का सेक्टर कमांडर है। उसके बाद सिंध में ब्रिगेडियर एजाज अहमद सेक्टर कमांडर है। उसके अलावा मुख्तलिफ इनके इस्लामाबाद का जो सेक्टर कमांडर सेंट्रल है, जो कि अदलिया को, पार्लियामेंट को और मीडिया को कंट्रोल करता है, वो ब्रिगेडियर फहीम रजा और हनी ट्रैप मास्टर है। इसी तरह ये लोग किस तरह ये सारे का सारा निजाम चलाते हैं, इसको काबू किए हुए हैं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी लिखे गए हैं, किस तरह ये पाकिस्तान की दाखिली सियासत को जो है वो जोड़ और तोड़ उसके अंदर करते हैं, पार्टियां बनाते हैं जिनको किंग्स पार्टी कहा जाता है, और उसके अलावा पार्टियां तोड़ते हैं जो उनकी बात नहीं सुन रही होती, अपनी मर्जी की, मकसद इनका सिर्फ ये होता है कि अपनी मर्जी की रजीम इन्होंने रखनी है, वो रजीम जो इनकी डिक्टेशन ले, और इनको यहां तक लाने का जिम्मेदार भी ये सियासतदान एक किसी तरह से खुद भी हैं। उसके ऊपर बात करेंगे इस मुख्तसर से वीलॉग में, और उसके अलावा जो इनकी बात ना माने उसके लिए इन्होंने डेथ स्क्वाड्स बना के रखे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये अपनी एक जाती सर्विस के अंदर जो मुझे वाकया पता चला, इसी तरह का एक डेथ स्क्वाड का वाकया, जब सियासतदान कंट्रोल नहीं हो रहे होते और ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि इसको मार दो, तो बड़ा एक जबरदस्त वाकया है। उस वाकये के अंदर एक उम्मीद की किरण भी है, उसको डिस्कस करने के लिए ये मुख्तसर सा वीलॉग मैं बना रहा हूं, देखते रहिए। अजीजा ने मन, ये जो किरदार है आईएसआई का, ये एक कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके ऊपर मुतअद्दिद रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, इसके ऊपर वीडियो प्रोग्राम्स बने हैं। आईएसआई का जो रोल है पाकिस्तान की दाखिली सियासत के अंदर, वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये हकीकत है, और ये सबूत के साथ ये हकीकत जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो साबित हो चुकी है। ये मफरूजा नहीं है, मफरूजे और हकीकत का फर्क तो आप जानते होंगे। आईएसआई जो है वो मेन ब्रांच है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, इसके अलावा भी बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ब्रांचेस हैं। हेडक्वार्टर तो इसका जो है वो आपको पता है कि खयाबान सहरवर्दी के अंदर है, जिसको आप पारा भी कहते हैं इस्लामाबाद में। लेकिन आईएसआई के दाखिली अमूर देखने के लिए इसका जो इंटरनल विंग है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि वही पाकिस्तान के सीक्रेट रोलर्स के ऊपर काम करता है। इनके दफ्तर जो है, मैंने आपको बताया, सेक्टर कमांडर्स तो बैठते हैं जो जिली कैपिटल है उसके अंदर, लेकिन उस जिले के कैपिटल के अंदर भी इनकी अपनी इंडिविजुअल शहर की डेट होती है, डिस्ट्रिक्ट की डेट होती है, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स होते हैं, और अब तो इन्होंने तहसील लेवल तक अपने पर पुर्जे जो हैं वो फैला लिए हैं। खुद इनकी तादाद महज 10,000 इंटरनल विंग की और 36,000 टोटल रफली अप्रोक्सीमेटली होगी, लेकिन इनको जो सपोर्ट मिलती है वो उस सूबे की सिविल आर्म फोर्स को ये इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ये एफसी को इस्तेमाल करते हैं, सिंध और पंजाब में ये इस्तेमाल करते हैं रेंजर्स को, और जीबी में ये जीबी स्काउट्स को इस्तेमाल करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और आजाद कश्मीर में ये वहां की पुलिस को और खुद बराह रास्त जो है ये काम करते हैं। और अगर ये कहा जाए कि आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में तो मुकम्मल राज ही इन्हीं का है, तो ये कहना जो है ये गलत नहीं होगा।
मुकम्मल तौर के ऊपर ये राज करते हैं और इनके दफ्तर और उनके ऑफिसर कमांडिंग्स बैठे हुए होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और तहसील लेवल तक के ऊपर ये बैठे होते हैं। आगे इन्होंने लाखों की तादाद के अंदर सोर्सेज ये कह के ये हमारे सोर्स हैं अपने जो है वो बगल बच्चे ये भर्ती करते हैं, उनको कार्ड बना के देते हैं फिक्टिशियस से। ज्यादातर ये माशरे के अंदर जो चोर डकेट और स्मगलर्स होते हैं उनको अपनी पेरोल के ऊपर इन्फॉर्मर्स के तौर के ऊपर रखते हैं। उनको कहीं वो पकड़े जाएं तो छुड़वा देते हैं, अगर कहीं वो स्मगलिंग का काम करना चाहें तो स्मगलिंग का काम उनको जो है स्मगलिंग में पकड़े जाएं तो छुड़वा देते हैं। और उसके अलावा उनको जो है जाहिर बात है इनका डीजीसी जो है वो बजाते खुद तेल की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, तो ये इस तरह के 2 नंबर कामों की सरपरस्ती करते हैं। हेरोइन ट्रेड जो है पाकिस्तान से जो गोल्डन ट्रायंगल गुजरता है उसके अंदर भी इन्वॉल्व है बराह रास्त, हर किस्म की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, करेंसी की ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है। और ये मफरूजा नहीं है, ये हकीकत है। और क्योंकि इस तमाम पावर को इस्तेमाल करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, और वो पैसा लगाते हैं ये सियासी जोड़ तोड़ के लिए। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हालात इनके बने हैं पाकिस्तान बनने से आज तक, जो हुकूमत मिलिट्री रूल कर रहे हैं अयूब खान से लेके जनरल जियाउल हक और जनरल जियाउल हक से लेके प्रेसिडेंट मुशर्रफ तक, और उससे पहले भी 71 में इसी इंटेलिजेंस सर्विस को इस्तेमाल करके जो है ये काम किया गया है। हालांकि आईनी तौर पर आईएसआई का ये किरदार नहीं है, आईएसआई का किरदार पाकिस्तान से बाहर काम करने का है, पाकिस्तान के अंदर काम करने का किसी भी सूरत के अंदर ये किरदार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात जो है ये उन लोगों को वो बात इसके अंदर वो आते ही नहीं है सिरे से। आईएसआई को जो बहुत से लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि जो मिलिट्री रूल खत्म हो गया है पाकिस्तान में अयूब खान का, जनरल जिया का, मुशर्रफ का, अब आईएसआई उसी लेगेसी को लेके चल रही है। फौज की ही अभी हुकूमत है, जर्नैलों की हुकूमत है, लेकिन सीक्रेट हुकूमत है और उसको हुकूमत को चलाने के लिए आईएसआई ये काम करी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईएसआई को इतना ताकतवर फिर बनाया किसने, और ये लार्जर देन लाइफ इमेज जो है वो तो सिर्फ इनके 25-26 हजार जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उन्होंने किस तरह बना लिया इतना बड़ा इमेज जो है अपना, उसके ऊपर बात बनती है। इसके ऊपर जो है अगर आप देखें कि अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक ग्रेयर, जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उस पर उन्होंने किताब लिखी है, वो कहते हैं कि आईएसआई जो है वो सियासत को, ये अपने डेथ स्क्वाड्स को और उसके अलावा अपनी जो सियासतदानों की सर्वेलेंस है, पॉलिटिकल सर्वेलेंस को और स्टेट टेरर को इस्तेमाल करके, मतलब रियासती दहशतगर्दी को इस्तेमाल करके अपना होल्ड जो है उसने कायम रखा हुआ है और वो चला रही है अपना होल्ड, इस तरह चलाती है। ये किताबों के अंदर लिखी हुई बातें हैं। और आईएसआई का किरदार पाकिस्तान की दाखिली सियासत में असगर खान केस की वजह से बड़ा खुल के सामने आया। असगर खान केस के अंदर ये पता चला कि 1988 में आईजेआई के नाम से जो नवाज शरीफ जो सियासत में लॉन्च किया गया, तो वो जमात जो है वो आईजीआई, वो जमात आईएसआई ने खड़ी की थी। और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस वजह से इसको टाला भी नहीं जा सकता। आप इसके अलावा फिर दोबारा थोड़ा पीछे जाएं तो आप कहते हैं कि पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज अयूब खान और याया खान के दौर से जो चली आ रही हैं, उन्होंने आईएसआई को इस मौजूदा इस सूरत हाल के अंदर इसको इतना बड़ा जो है वह मैमोथ बना दिया है। अभी हम पीछे नहीं चलते, हम हाल के अंदर बात करते हैं, 1988 से चलते हैं और उसके बाद आईएसआई को इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर किसने लाया उसके ऊपर बात करते हैं। 2006 में आपको याद होगा कि लंदन में गुज़िश्ता जो हमारे एक्स फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो और बेनजीर भुट्टो के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और जिसके मुताबिक 32 आर्टिकल थे उसके अंदर। अब उनमें उन्होंने ये लिखा था, आपको याद कराने के लिए मैं बता रहा हूं कि आईएसआई और एमआई जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होंगे। ये बात उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर लिखी गई थी, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत जबरदस्त स्टेप था, लेकिन इस स्टेप की वजह से बेनजीर भुट्टो को अपनी जान से जाना पड़ा और नवाज शरीफ ने इनके साथ खुद ही डील कर ली। इनको समझ आ गया कि भाई ये तो काम इस तरह चलने वाला नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ ने ही आईएसआई को इस्तेमाल करके इतना ताकतवर बनाया अपने दौर के अंदर कि बेनजीर की उन्होंने जासूसियां करवाई जब वो खुद वजीर आजम थे, और आईएसआई का ये लार्जर देन लाइफ जो इसका स्टेटस है इसको देने में नवाज शरीफ ने खुद एक बहुत अहम किरदार अदा किया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आईएसआई को पूरी पावर दी गई, पूरी आजादी दी गई, फाइनेंशियल पावर दी गई, पैसा दिया गया कि वो पार्टियां जोड़ें और तोड़ें। जिस तरह पहले आईजीआई को उन्होंने बनाया था
और जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने इस पावर को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपनी पूरी पार्टी को जो है वो उन्होंने नून लीग को, पीएमएलएन को तोड़ने में उन्होंने अपनी ताकत को सर्व किया और पीएमएलक्यू को उनकी जगह खड़ा करने में पंजाब में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। और उसके अलावा मुत्तहदा मजलिस अमल बनाने में उन्होंने अपना एक अहम तरीन किरदार अदा किया, जबकि जनरल मुशर्रफ यूनिफॉर्म के अंदर बैठे हुए थे उस वक्त। उसके बाद आईएसआई की अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर देखें तो ये मिलिट्री डिक्टेटर्स और रूलर्स के अलावा भी अगर आईएसआई की जो, उनके ना होते हुए भी आईएसआई की जो लीडरशिप है वो आर्मी चीफ के कहने के ऊपर सिविलियन लीडरशिप को जो है वो करती रही है, अपना मैनिपुलेशन उसकी करती रही है। और इसमें जो है वो कोई, इनको ये ताकत जो इस तरह मिली, किस तरह मिली, क्योंकि इनके पास कोल्ड वॉर में डॉलर्स इकट्ठे हो गए, अमेरिकियों ने इनको ये ताकत दी, इनको टेक्निकल सपोर्ट दी, तो इनके पास इतने ज्यादा ताकत हो गई थी कि ये तमाम इन्होंने काम जो है वो सारे का सारा दोबारा शुरू कर दिया। दोबारा 1988 में जाते हैं जब आईएसआई ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया। ये अलायंस जो है वो राइट विंग पॉलिटिशियंस का अलायंस था, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ये खड़ा किया आईएसआई ने। और उस वक्त ये सारे का सारा काम करने में जनरल हमीद गुल ने कलीदी किरदार अदा किया। और जनरल असलम बेग के अल्फाज हैं कि ये जो डिसीजन, अंग्रेजी में कहा था कि द डिसीजन टू होल्ड ऑन टू और रिलिंक्विश पावर रेस्ट स्क्वेयरली विद द आर्मी। उस जमाने में जो तस्वीरें चलती थी उनमें जनरल असलम बेग अपनी रेबैन की ग्लासेस पहने होते थे और पाकिस्तान के हेरल्ड मैगजीन का कवर मुझे आज भी याद है जो कहता था आईज ऑफ द स्टॉर्म, और तूफान की आंखें। और ये इनका जो ये तरीका वारदात है जिसके तहत इन्होंने कार्रवाई की, उसमें ये एक खुली बदमाशी भी शामिल थी जो इस वक्त मौजूदा हालात में आपको आके दोबारा नजर आती है। जब काम तो ये सारा वही कर रहे हैं और आईएसआई के जरिए ही करा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी आवाम को आज दिन तक ये बातें पता ही नहीं थी, उनके इल्म में नहीं थी। अब उनके इल्म के अंदर ये बातें आ रही हैं और वो जाग रहे हैं और वो इसको रेजिस्ट करना शुरू हो गए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है, सारी पार्टीज की, इनको फंडिंग करके किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी बना के, किसी के खिलाफ जाली मुकदमे, किसी को डिफंक्ट लोन्स दिलवा के उठा दिया, किसी पे मुकदमे डाल के बिठा दिया। इसी सारे चक्कर के अंदर एक मेहरान बैंक स्कैंडल भी शुरू हुआ। और ये जो मेहरान बैंक स्कैंडल था, इसने आज से पहले पब्लिक फोकस लेके आया इस करप्शन के ऊपर, जो आईएसआई की जितनी भी करप्शन है उसके ऊपर। और मेहरान बैंक स्कैंडल्स का आज तक उसकी गूंज जो है वो आपको सुनाई देती है। उसके अलावा एमक्यूएम को खड़ा करने के अंदर आईएसआई का किरदार है 1984 में भी, और अब मौजूदा तौर के ऊपर इन दिनों के अंदर भी एमक्यूएम को दोबारा यूनिफाई करने के अंदर भी कराची में आईएसआई का ही किरदार है। मकसद मैं आपको दोबारा याद कराता चलूं, ये होता है सीक्रेट गवर्नमेंट का कि कोई बंदा या तो ताकत में आने ही ना पाए, और अगर ताकत के अंदर कोई पार्टी आ जाती है फुल पावर के अंदर, इनको डिफाई करने लग जाए, इनकी सीक्रेट गवर्नमेंट को, सीक्रेट ऑर्डर्स को, तो उसको फौरी तौर के ऊपर वहां से हटा दिया जाए और हटा के वहां से निकाल दिया जाए। इस सारे प्रोसेस में आईएसआई ने अपने फ्रैंकेस्टाइन्स भी क्रिएट किए हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उनको इन्होंने क्रिएट किया और उनको क्रिएट करने के बाद उनके खिलाफ लड़ाई भी की। इमरान खान साहब का ये क्रेडिट जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा इनकी जो एफर्ट्स हैं उनको हमेशा उनसे दूर रहे। और आखिरकार जब वो हुकूमत के अंदर 2018 में आए तो वो इनकी सपोर्ट के ऊपर खामोश जरूर हो गए, लेकिन इनकी सपोर्ट को उन्होंने कबूल नहीं किया और उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वापस अपने हाथ में, जमहूरी हुकूमत के हाथ में आइन के मुताबिक लेने की कोशिश की। और ये जो सीक्रेट गवर्नमेंट चल रही है, ये कभी भी पाकिस्तान की जमहूरी जो पॉलिसीज हैं उनको नहीं चलने देती, अपनी पॉलिसीज को जर्नैलों की हुकूमत को चलने देती है। पॉलिसी डिसीजन जीएचक्यू से आते हैं, आइन वाइन कोई चीज नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है सिर्फ। और आइन, ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगी, ये अक्सर कहा जाता है कि आइन कुछ भी नहीं है, कागज का टुकड़ा ही है। ये जनरल जियाउल हक साहब ने इस वक्त रिकॉर्ड के ऊपर कहा था कि आइन क्या चीज है, वो तो कागज का टुकड़ा है। तो इसी सोच के साथ ये सारे का सारा काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको एक वाकया, जाती वाकया बताना चाहता हूं इनके डेथ स्क्वाड से मुतालिक। उसमें एक उम्मीद की किरण भी है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये अब पब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि आईएसआई को इस हाल में पहुंचाने में नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार रहा है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अक्टूबर 2007 के अंदर जो है वो तमाम आईएसआई को इस्तेमाल किया, जो है वो एंटी पीपीपी फोर्स बीबी ने कहा। और अक्टूबर 2007 में बीबी ने यह बात की कि उनको मारा जाएगा और उसमें आईएसआई शामिल होगी। आईएसआई के अफसरान के भी इन्होंने नाम लिए बीबी ने ओपन लेटर के अंदर, जो कि बात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है।
आज भी कुछ लोग, एक तो फोत हो गए, एक साहब पीटीआई के मेंबर हैं जिन्होंने गेट अवे दिया बीबी के कत्ल के बाद, जो इलाका जो इल्जामात साफ किए गए, क्राइम सीन साफ किया गया और पीपल पार्टी की तरफ से इल्जामात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और आईएसआई पे ना आए और जनरल मुशर्रफ के ऑर्डर्स पे ये काम हुआ है, ये बात ना आए और ये सिर्फ दहशतगर्दी के चक्कर के अंदर रहे। उसके अंदर एक लीडर पीपीपी के शामिल थे जो इस वक्त खैर पीटीआई के अंदर शामिल हैं, किसी और दिन उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, वो भी गेट अवे मैन थे इस बीबी के मर्डर के लिए। वजीर आजम नवाज शरीफ जो है उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि आईएसआई को इस्तेमाल किया जा सकता है अपने मकसद के लिए, अपनी सियासत के लिए, और इसलिए उन्होंने जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कराया। आईएसआई से फाइनेंशियल डीलिंग, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सियासतदानों की, खसूसन बेनजीर भुट्टो की, एफआईए को भी एक जो है एफआईए टाइप की एक नई एजेंसी भी वो खड़ा करना चाहते थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन वो बहरहाल ये काम नहीं कर सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब की इन हरकतों की वजह से, आईएसआई को इस्तेमाल करने की वजह से, ये जो मौजूदा दौर की पॉलिटिक्स है, जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ को निकालने की बाद की जो पॉलिटिक्स है, उस दौर के अंदर अगर आप देखा जाए, या उससे पहले जिया-उल हक को निकालने के बाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें देखा जाए, तो आईएसआई को कट डाउन टू साइज कर दिया गया था जब बेनजीर भुट्टो आई थी और उन्होंने रिटायर्ड जनरल कल्लू को वहां पे लगा दिया था। और आईएसआई की हिस्ट्री के अंदर पहला उन्होंने, आप देखें कि एक रिटायर्ड जनरल को उन्होंने अपनी मर्जी से डीजी लगा दिया था। इसका मतलब था कि बेनजीर भुट्टो ने जो है वो कंट्रोल कर लिया आईएसआई, लेकिन उस सारे असर को जायल नवाज शरीफ साहब ने ताकत में आके कर दिया कि आईएसआई की मदद से वो पावर में आए और उसके बाद उन्होंने आईएसआई से अपने सियासी मकासद इस्तेमाल के लिए उनको इस्तेमाल किया। तो आईएसआई वापस उस जोर के अंदर आ गई जिस जोर से उनको तोड़ दिया गया था, जिस जोर को जनरल कल्लू को ला के बेनजीर ने साबित किया था कि आईएसआई आइन के ताबे है और कानून के मातहत है और वजीर आजम के मातहत है। लेकिन वो सारे का सारी एफर्ट्स को नवाज शरीफ ने आके तमाम की तमाम, जो इसको मैं बबल बर्ड पार्टी भी कहता हूं, उन लोगों ने आके ये सोचे बगैर कि कितना बड़ा काम बेनजीर भुट्टो करके गई हैं, उन्होंने सारा असर जाहिर कर दिया और दोबारा उनको इस्तेमाल किया। और इस वजह से जो है आईएसआई ने दोबारा न सिर्फ नवाज शरीफ का अपना तख्ता उलटने में भी एक किरदार अदा किया, लेकिन खैर उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार नवाज शरीफ की अपनी करप्शन का भी था। पानामा पेपर्स का भी बाद में चल के जो है अहम तरीन किरदार आया, वो भी आपके सामने है। और अब दोबारा नवाज शरीफ साहब ये जानते हुए कि वो किस तरह आईएसआई को उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था, अब दोबारा आईएसआई को इस्तेमाल करते हुए, आर्मी चीफ आईएसआई की सुनती है, उनको इस्तेमाल करते हुए वापस पावर के अंदर आना चाहते हैं। और इसमें यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने जो पॉलिटिकल मर्डर्स करवाए हैं, फाइनेंस कराए हैं इन्होंने, और इनकी बेटी की ख्वाहिश पे सैयद तस्नीम हैदर शाह का जो बयान है वो भी आपके सामने है। अरशद शरीफ शहीद के मर्डर में आईएसआई को इस्तेमाल किया है, फंडिंग कहते हैं लंदन से हुई है, लेकिन वो एक फरमाइशी कत्ल था। लेकिन आईएसआई को दोबारा बेनजीर ने इफेक्टिवली कंट्रोल इस अफरियत को कर लिया था। दोबारा आईएसआई को पाकिस्तान के सर पे मसलत करने में, अपने सर पे मसलत करने में नवाज शरीफ का हाथ था। और अब दोबारा इस रोल को दोबारा खींचने के अंदर भी दोबारा आईएसआई को इस्तेमाल नवाज शरीफ ही कर रहा है। तो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान की ये तमाम तर जिम्मेदारी नवाज शरीफ के ऊपर जाती है कि उसने आईएसआई को पाकिस्तानियों के सर के ऊपर दोबारा मुसल्लत किया, और ये एक हकीकत है, मफरूजा नहीं। आखिर में अजीजान मन आपको एक जाती किस्सा अपनी सर्विस से सुनाता चलूं। शेख रशीद साहब जिस वक्त नवाज शरीफ के वजीर सकाफत थे और उसके बाद दोबारा जब बेनजीर की हुकूमत आई, तो आपको पता है कि शेख रशीद साहब बेनजीर के ऊपर इंतहाई उस जमाने में बेहुदा बातें भी करते थे, जलसों के अंदर बातें करते थे। तो बेनजीर ने भी ये काम बहरहाल करने की कोशिश की। जनरल कल्लू के जरिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि शेख रशीद को रस्ते से हटा दिया जाए, और उसकी वजह से जो है एक आईएसआई ने अपने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, मुझसे बड़ा उनका करीबी ताल्लुक है, उनको ऑर्डर्स दिए कि आप इनको जाके रस्ते से हटाएं। शेख रशीद साहब शॉपिंग करने रशा कहीं जा रहे थे, नौशहरा जीटी रोड से अपनी मर्सिडीज के ऊपर। उनका पीछा किया गया और प्लान किया गया कि रोड एक्सीडेंट जो है उसको दिखाया जाएगा और उसमें शेख रशीद साहब को मार दिया जाएगा। लेकिन जो ऑफिसर्स थे वो इस बात पे कन्विंस नहीं थे कि वो इस तरह का मर्डर करें। वो कातिल थोड़ी थे, वो ऑफिसर थे जिस तरह के आज के आईएसआई के ऑफिसर्स हैं। अंदर खामोश मुजाहिद भी बैठे हुए हैं और ऑफिसर्स भी हैं जो अपने आप को ऑनरेबल ऑफिसर एंड जेंटलमैन समझते हैं। वो अपने आप को जो है कातिल पेशावर नहीं समझते। जिस तरह इमरान खान को मारने के भी अभी अहकाम दिए जाते हैं, तो उसी तरह
यही अहकामात उस वक्त भी दिए गए शेख रशीद के लिए। तो शेख रशीद जब रशाकई बाजार में शॉपिंग कर रहे थे, वहां तक उनका पीछा किया गया, वहां जाके बाकी लोगों को साइड पे करके वो अफसर शेख रशीद के पास गया और उसके कान में उसको बता दिया कि हमारा ताल्लुक ISI से और हम तुम्हें मारने आए हैं, जान बचाओ और भागो। और शेख रशीद साहब इस वाकये की तस्दीक खुद कर सकते हैं कि वो वहां से उसके बाद चुप करके शॉपिंग छोड़ के भागे और लाल हवेली तक उनकी गाड़ी नहीं रुकी, मर्सिडीज फुल स्पीड के ऊपर गई, उनका पीछा भी किया गया, उनको रोड से गिराने की कोशिश, एक्सीडेंट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल क्योंकि ऑफिसर इंचार्ज की नीयत जो है वो कातिल बनने की नहीं थी, इसलिए उसने कत्ल नहीं किया। और यही हमारी उम्मीद है कि इमरान खान को मारने के लिए जिस तरह अहकामात दिए जाते हैं, सेक्टर कमांडर पंजाब के अंदर भी जो है बगावत हुई है, इंटरनल विंग ISI के अंदर उन्होंने इनकार किया है, गैर कानूनी काम कब्जा ग्रुप का हिस्सा बनने से, इमरान खान को मारने से इनकार किया ऑफिसर्स ने। बाकी सेक्टर्स के अंदर भी ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो आपने देखा, सिंध के अंदर कराची में भी 2 ऑफिसर्स जो हैं उनको सैक किया गया क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार किया। तो ऐसे अफसर अभी भी मौजूद हैं ISI के अंदर जो गैर कानूनी और पाकिस्तान मुखालिफ अहकामात कबूल करने से इनकारी हैं, और उन्हीं अफसरान से हमारी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान का पास रखेंगे, अपने अहद वफा का पास रखेंगे, और अल्लाह ताला को जवाब देना है, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, आखिरत भी है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह अजीजान मन, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।